कैसे हैं दोस्तों? चलिए तो फिर आज शुरुआत की जाए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट व्हेन इट वाज एनैक्टेड इन 1952। ठीक बात है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2, टू विच स्टेट द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट डज नॉट अप्लाई। कौन सी स्टेट पर अप्लाई नहीं होता भाई? जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई नहीं होता। राइट, आगे चलते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉइज ड्रॉइंग पे यानी सैलरी नॉट एक्सीडिंग। तो दोस्तों पहले अमाउंट था 6500, लेटर ऑन इट वाज इंक्रीज टू 15,000। राइट, तो आंसर क्या है इसका? 15,000। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब जगह पर ये चेंज करिएगा जहां जहां पहले 6500 था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। द टर्म वेजेस फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट इंक्लूड्स व्हाट? बेसिक वेजेस विद डियरेस्ट अलाउंस इंक्लूड होता है जी। रिटेनिंग अलाउंस ये भी इंक्लूड होता है। कैश वैल्यू फॉर फूड कंसेशन ये भी होता है। तो भैया ऑल ऑफ द अबव आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट अप्लाइज टू इंडस्ट्रीज स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल? आपको याद होगा दोस्तों, शेड्यूल 1 में सारी की सारी इंडस्ट्रीज के बारे में कहा गया है। तो शेड्यूल 1 में जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन सब पर ये अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट अप्लाइज टू इंडस्ट्रीज स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल? शेड्यूल 1। In schedule 1 with persons with कौन से एम्प्लॉइज? मिनिमम पर्सन्स कितने की बात हो रही है यहां पर? के विद पर्सन्स डैश और मोर, विद पर्सन्स डैश और मोर। भैया कितने लोग जो हैं इसमें यहां पर अप्लाई हो? 20 लोग। क्या है? 20 और मोर पीपल पर ये एक्ट अप्लाई हो जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 कहता है डैश कैन एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट टू एनी एस्टैब्लिशमेंट। कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये सारी पावर दी गई है दोस्तों। ईपीएफ की सारी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगला क्वेश्चन क्या है? टू विच ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट डू द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट डज नॉट अप्लाई? किस पर ये अप्लाई नहीं होता दोस्तों? माइंस पर तो अप्लाई होता है भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी एम्प्लॉइंग लेस देन 50 मेंबर्स, तो मेरे भैया मोर देन 50 मेंबर्स पर तो अप्लाई होता है, लेकिन ये लेस देन 50 मेंबर्स पर अप्लाई नहीं होता। तो क्वेश्चन क्या था? टू विच ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट्स डू द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट डज नॉट अप्लाई? किस पर अप्लाई नहीं होता? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एम्प्लॉइंग लेस देन 50 मेंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों ये। चलते हैं आगे। द डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फैक्ट्री इज द डेट व्हेन द फैक्ट्री स्टार्ट्स और गेट्स इट्स क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों ध्यान रखिए, इन सभी केसेस में जहां पर भी फैक्ट्री की बात आएगी वहां पर इनकॉर्पोरेशन से कोई लेना देना नहीं है। आप कंपनी बना लेते हैं, पता चलता है जी उसकी फैक्ट्री को तैयार करने में 4 साल लग गए, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में हम किस चीज पर फोकस करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर। ठीक बात है कि नहीं? इसलिए 9th का आंसर हो गया ए। 10th की तरफ चलते हैं दोस्तों। 10th भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। द डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री इन केस ऑफ शिफ्ट ऑफ ओनरशिप। यहां पर भी फैक्ट्री की बात हो रही है दोस्तों। शिफ्ट ऑफ ओनरशिप होगा तब भी हमें एक ध्यान रखना है, जब वो ओनरशिप शिफ्ट हो गई तो कब उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो आंसर यहां पर भी क्या होगा? स्टार्ट इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी कंसिडर्ड एज एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू एन एस्टैब्लिशमेंट कनेक्टेड विद whom? रेलवे कंपनी, यस। मेजर पोर्ट, यस। माइन और एन ऑयल फील्ड, यस। ऑल ऑफ दीज हो गया आंसर। इन सब में सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है भैया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविडेंट फंड डज नॉट इंक्लूड। किस को दोस्तों इंक्लूड नहीं किया जाएगा? ध्यान रखिएगा। तो जो व्यक्ति अप्रेंटिस के तौर पर इन अंडर अप्रेंटिस एक्ट आते हैं उनको तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे।
ठीक बात है कि नहीं, बाकी सबको इंक्लूड कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय वगैरह सबको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। Which of the person is included in the definition of the employee? किसको इंक्लूड करोगे आप? पार्ट टाइम एम्प्लॉय को इंक्लूड करोगे? यस। स्वीपर वर्किंग जस्ट ट्वाइस अ वीक इंक्लूड होगा? यस। गार्डनर वर्किंग ओनली 10 days in a month, ये भी इंक्लूड होगा मेरे भाई। इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दी अबव। ओके, विच ऑफ द पर्संस इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय? बीडी मेकर्स होते हैं, अप्रेंटिस इंक्लूड नहीं होते, पार्टनर इंक्लूड नहीं होते, इसका मतलब बीडी मेकर ही आंसर हो गया। बीडी मेकर से वर्कर हो गए ना। Which authority has been constituted by the central government to preside over the cases regarding determination of monies due from employers? उसका नाम क्या है? Employees Provident Fund, Appellate Tribunal, याद है ना दोस्तों? क्या नाम है उसका? Employees Provident Fund Appellate Tribunal, यही हमारा आंसर है, बाकी सारे आंसर नहीं है। Okay, what percent of the basic wages, dearness allowance and retaining allowance of an employee is paid as a contribution by the employer in general? तो जहां पर दोस्तों इन जनरल आ जाए तो आंसर आपका 10% है, लेकिन अगर कुछ स्पेशल केसेस आ जाए तो वहां 12% भी किया जाएगा। आपको याद होगा कि इसे 12% तक बढ़ाया जा सकता है। तो अगले केस में यही पूछा गया भाई, स्पेशली नोटिफाइड केसेस में वो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कितना है? तो दोस्तों वो कितना है? 12%। कितना परसेंट है दोस्तों? ये 12%। चले आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सुपरएन्युएशन मींस द मेंबर ऑफ द पेंशन स्कीम हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ, तो दोस्तों यहां तो एज आती है 58 इयर्स, 58 इयर्स मानी गई है। The employees provident fund scheme is administered by central government, central board, state board, pension board, none of the above। तो आंसर क्या है दोस्तों? आंसर है इसका सेंट्रल बोर्ड ही सारा का सारा कंट्रोल तो रखता है। सेंट्रल बोर्ड में 43 मेंबर्स होते हैं, आपको सबको याद होगा, याद है कि नहीं? टोटल 43 मेंबर्स होते हैं। Excluded employees for the purpose of EPF means an employee who, having been a member of the fund, withdraws his full amount of his accumulation in the fund। बिल्कुल ठीक बात है, excluded कहलाएगा। An employee whose pay at the time is otherwise be entitled to become a member of the fund exceeds 15,000 rupees per month। तो दोस्तों आपको याद होगा कि भाई पहले ये लिमिट थी 6500, अब क्या हो गई? 15,000। तो ये भी क्या है? एक्सक्लूडेड है। ठीक बात है कि नहीं? एक्सक्लूडेड एम्प्लॉई है। और अप्रेंटिस को तो वैसे ही अलग रखा जाता है, इसीलिए ऑल ऑफ द अबव मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एडवांसेस फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड कैन बी टेकन फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। पेमेंट ऑफ प्रीमियम टुवर्ड्स अ पॉलिसी और पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ मेंबर, बिल्कुल निकाल सकते हैं पैसा आप। परचेजिंग अ ड्वेलिंग हाउस और अ फ्लैट और फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्वेलिंग हाउस, बिल्कुल पैसा निकाल सकते हैं। ड्यू टू टेम्परेरी क्लोजर ऑफ अ फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल निकाल सकते हैं पैसा, क्योंकि भैया घर का खर्चा कैसे चलेगा, इसीलिए यहां पर भी आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 कहता है जी इन विच केसेस द एडवांसेस फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड कैन बी टेकन फॉर द मेडिकल पर्पसेस। हॉस्पिटलाइजेशन लास्टिंग 1 month और मोर, यस निकाल सकते हैं आप। मेजर सर्जिकल ऑपरेशन इन हॉस्पिटल, निकाल सकते हैं। मेंटल डिरेंजमेंट, यस पैसा यहां पर भी निकाला जा सकता है। आंसर यहां पर भी क्या हो गया दोस्तों? ऑल ऑफ द अबव। In which cases the advances from the provident fund can be taken for the marriage related purposes? Marriage of daughters or son, yes. Self marriage, yes. Marriage of sister brother, yes. आंसर इसका भी क्या हो गया? all of the above। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 मेरे सामने आ गया है। फुल एक्यूमुलेशंस विद इंटरेस्ट अगर आपने निकालना है सारा पैसा, तो डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी, सुपरएन्युएशन, इन सभी केसेस में पैसा फुल्ली रिफंड हो जाता। ठीक बात है कि नहीं? A member is allowed to withdraw full amount when he ceases to be in the employment and has not been employed in any establishment to which the act applies for a continuous period of at least 1 month, 2 months, 6 months, 1 year। तो आंसर क्या दोस्तों? 25 का है भैया 2 months। ठीक बात है कि नहीं? आंसर हो गया इसका 2 months। This requirement of 2 months waiting period shall not apply in case of female member resigning from service for the purpose of maternity। Female members resigning from services for the purpose of getting married। तो दोस्तों ये जो getting married वाला है ना, बी,
इस पर्टिकुलर केस में उन्हें वेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है कि नहीं, क्योंकि ये काम इस केस में जल्दी पैसा चाहिए होता है। मिनिमम डैश ईयर्स कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर द एंटाइटलमेंट टू पेंशन। तो भैया पेंशन के केस में अगर आपको ये पैसा चाहिए तो मिनिमम कितने साल काम करना पड़ेगा? 10 साल दोस्तों मिनिमम काम करना पड़ेगा, तब जाके आप पेंशन के लिए एंटाइटल होते हैं, राइट। लेकिन पेंशन एट अ डिस्काउंटेड रेट इज ऑल्सो पेबल आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ, अगर आप 50 साल के हो जाते हैं दोस्तों तो आप डिस्काउंटेड रेट पर ये पैसा निकाल सकते हैं, राइट। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है जी द एम्प्लॉयर्स शेयर ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटिंग डैश ऑफ द वेजेस बीइंग डाइवर्टेड टू पेंशन फंड। कितना हिस्सा पेंशन फंड में चला जाएगा दोस्तों? 8.33%। 8.33% कहां चला जाएगा? पेंशन फंड में चला जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द पेंशन फंड एट द रेट ऑफ डैश ऑफ द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉइज। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीच में ये पैसा एम्प्लॉइज के लिए डालेगी। वो कितना परसेंट? 1.116। याद होना चाहिए आपको ये। ए इज द आंसर। The employers of all covered establishments are required to pay charges to the insurance fund at the rate of dash of the pay। अब इनको क्या करना पड़ेगा? चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। चार्जेस पे करने हैं दोस्तों, जितने भी ऑल कवर्ड एस्टैब्लिशमेंट है उनको कितना पे करना है? 0.01% ऑफ द पे एज चार्जेस पे करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आई दोस्तों?